जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का ये जो क्लास है, खासकर टीचटी पिचटी बायोलॉजी का, मैंने अभी तक 2 क्लासेस लिए हैं खासकर क्लास के लिए, ठीक है। जहाँ पे प्रॉपर नोट्स के साथ साथ आपको जो है प्रॉपर क्लास भी मिल रही है। और उसमें मैंने आपको एक टॉपिक था, इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, मैंने वो कंप्लीट किया है। और दूसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अ, और तीसरा जो आज का जो सेशन है, यहाँ पे आप एपिसोड देखते रहिए और इस एपिसोड में वो सारी चीज़ें एक सीरीज के माध्यम से चलती रहेंगी, ठीक है। तो आज का जो टर्म है टैक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। आइए देखते हैं। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का वह ब्रांच है। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी इज द branch of biology branch of biology that deals तीन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इनके साथ साथ जो पूरी तरीके से टैक्सोनॉमी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से टर्म हैं? सबसे पहले आप देखते हैं कि जब भी किसी भी स्पीशीज को लेते हैं तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो टर्म है नोमेनक्लेचर का होता है। नोमेनक्लेचर का होता है। और तीसरा जो टर्म है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन। आप जब भी किसी प्लांट को लेते हैं तो सबसे पहले उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? मॉर्फोलॉजी के आधार पर। मॉर्फोलॉजी के आधार का मतलब क्या होता है? इस प्लांट के बाहरी एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर। सबसे पहले जो आता है एक्सटर्नल कैरेक्टर, और इंटरनल के आधार पे हम किसी भी स्पीशीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा टर्म आपका क्या है? नोमेनक्लेचर है। जब किसी भी स्पीशीज को आप पहचान लेते हैं तो उसका हम क्या करते हैं? नामकरण होता है। और जो तीसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन, और फिर उसको क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग वर्गों में। तो ये 3 टर्म हैं जो टैक्सोनॉमी को क्या करते हैं? डिफाइन किया जाता है। कभी कभी ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इनका सीधा सीधा ये डिफिनीशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान दिया था। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपी डी कैंडोली। एपी डी कैंडोली ने, इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो टर्म है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा गया। किसको कहा गया? कैरोलस
लिनियस को कहा गया है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है खासकर बायोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के साथ साथ कैरोलस लिनियस को एक और नाम से जानते हैं, जिसे फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी टर्म किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, लिनियस सी लिनियस ने ही दिया था, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी को और किस नाम से जानते हैं। टैक्सोनॉमी आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक बॉटनी। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि टैक्सोनॉमी को आप और किस नाम से जानते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने आपको तीन तीन चीज़ें बताई। तीन चीज़ें मैंने सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? एपीडी कंडोली ने दिया था। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी को किससे कहा गया है? कैरोलस लिनियस को कहा गया है। टैक्सोनॉमी को और किस नाम से जानते हैं? सिस्टमैटिक बॉटनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिस्टमैटिक बॉटनी के भी नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी को तीन भाग में डिवाइड किया गया। टैक्सोनॉमी को तीन अलग अलग भाग में इनकी कैरेक्टर के आधार पर अलग किया गया, और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था तुरिल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? तुरिल के द्वारा 1938 में। डेट कभी नहीं पूछा गया है, तो डेट नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है, इससे आपके दिमाग में एक लॉजिक क्रिएट होगी कि इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है इनके कैरेक्टर के आधार पर। सबसे जो पहला कैरेक्टर था, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो डिफाइन किया गया था सबसे पहले अल्फा टैक्सोनॉमी। क्या? अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? दूसरा जो टर्म था बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी, या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बायो सिस्टमैटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो सिस्टमैटिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बायो सिस्टमैटिक किसे कहते हैं, तो बीटा टैक्सोनॉमी ही सही करना है। अल्फा टैक्सोनॉमी या ओमेगा टैक्सोनॉमी पे नहीं जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीटा टैक्सोनॉमी को ही क्या कहते हैं? बायो सिस्टमैटिक कहते हैं। तीसरा जो टर्म है ओमेगा, ओमेगा टैक्सोनॉमी। तीसरा क्या था? ओमेगा टैक्सोनॉमी था। पहला कैरेक्टर आपका ये है, और दूसरा आपका बीटा टैक्सोनॉमी है जिसे बायोसिस्टमैटिक भी कहते हैं, और तीसरा जो है ओमेगा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनको किन किन कैरेक्टर के आधार पर अलग किया गया? सबसे पहले आप जानते हैं, जब भी किसी स्पीसीज के बारे में जब पहला जो कैरेक्टर लिया जाता है, इसका वो कैरेक्टर सबसे पहला जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी के आधार पर, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के आधार पर अलग किया गया अल्फा टैक्सोनॉमी को। जबकि बीटा टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, बीटा टैक्सोनॉमी क्या किया गया? बीटा टैक्सोनॉमी में ये मॉर्फोलॉजी के आधार पर नहीं था। ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर लिए गए जेनेटिक के आधार पर या जेनेटिकल के आधार पर, एनाटॉमी के आधार पर,
एनाटॉमी के आधार पर, साइटोलॉजी के आधार पर, साइटोलॉजी के आधार पर, पेलिनोलॉजी के आधार पर, पेलिनोलॉजी के आधार पर, ठीक है। इन चार कैरेक्टर्स को लेकर के इसको डिफाइंड किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का कोई रोल नहीं था। जेनेटिक के आधार पर, एनाटॉमी के आधार पर, साइटोलॉजी के आधार पर और पेलिनोलॉजी के आधार पर। जबकि टेक्सोनॉमी जबकि ओमेगा टेक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंफॉर्मेशन based on इन जब ओमेगा टैक्सोनॉमी के बारे में जिक्र किया गया तो यहाँ पे उन सभी कैरेक्टर को लिया गया जो प्लांट के अंदर इंक्लूडेड थे। क्योंकि पहला स्टेप क्या था, अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरा क्या था, बीटा टैक्सोनॉमी, और तीसरा जो हो ओमेगा टैक्सोनॉमी। इस क्लास में इन तीनों के बाद जो स्टेप बचा उसका यहाँ पे सम्मिलित रूप से और बेसिक तरीके से और एडवांस तरीके से कह सकते हैं आपको डिफाइंड किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं पहले बेसिक कैरेक्टर और फिर बेसिक से फिर एडवांस की तरफ यह क्लासिफिकेशन बढ़ा, जिसे आप लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो और टर्म है, टर्म न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया था, टर्म न्यू सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। जूलियन हक्सले। कौन थे, जूलियन हक्सले थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि टर्म न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया था, जूलियन हक्सले ने दिया था, ठीक है। इसके बाद टैक्सोनॉमी के बाद अगला जो टर्म है, टैक्सोनॉमी के बाद जो अगला टर्म है नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जब भी किसी स्पीशीज की क्लासिफिकेशन होती है तो उसका हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। नामकरण करने से पूरी तरीके से वो डिफाइंड हो जाता है और उसका फिर नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर की जो पद्धति है यह दिया था किसने, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिए थे। इन्होंने जो दो कॉन्सेप्ट लिए थे, एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जीनस, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है स्पीशीज लिया गया था। क्या लिया गया था, स्पीशीज। जीनस में जो इन्होंने कैरेक्टर को डिफाइन किया था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। रूल्स क्या थे, रूल्स इन्होंने क्या बनाया था, देखिएगा इनका जो स्पेशल रूल्स थे, इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जीनस जो है, जीनस का जो पहला लेटर होगा, जीनस का जो पहला लेटर होगा यह कैपिटल लेटर में होगा। किस लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जीनस किस लेटर में होगा, कैपिटल लेना कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जबकि स्पीशीज स्मॉल लेटर में, जबकि स्पीशीज जो है स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अगर ये कंप्यूटराइज्ड होंगे, जब ये कंप्यूटराइज्ड होंगे तो इनको इटैलिक नेचर में लिखा जाए। किस नेचर में, इटैलिक नेचर में लिखा जाता है। थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं। आपने बुक में भी देखा होगा, जो आपकी बुक आज के समय में प्रिंटेड आ रही हैं, उसमें जहाँ भी आप किसी भी स्पीशीज को देखेंगे तो वो इसी फॉर्मेट में लिखा रहेगा, थोड़ा सा वो तिरछा रहता है, ठीक है। यदि ये कंप्यूटराइज ना होके
कंप्यूटराइज नहीं होगा यदि हैंड रिटेन होगा। क्या होगा? हैंड रिटेन नेचर में लिखेंगे, हाथ से लिखा जाएगा। तो हाथ से लिखेंगे तो इन्हें हम क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइंड किया जाता है। ये ऐसे चार रूल थे जो कैरोलस लीनियस ने बताया कि जीनस और स्पीशीज को जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा इन्हीं चार कैरेक्टर के आधार पर इनको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में आप देखेंगे जो सबसे पहले आता है उससे हम क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसका जो पहला लेटर है कैपिटल लेटर में है, और जो पहले टर्म आता है उसे हम जीनस कहते हैं, और इसी के बाद जो टर्म आता है उसे हम क्या कहते हैं? यह स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो लेटर है वह पहले रूल को डिफाइन करता है कि पहला लेटर जीनस का कैसा होगा? कैपिटल लेटर होगा। लेकिन जब आप स्पीशीज के पास आएंगे तो स्पीशीज का जो पहला टर्म होगा यह स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे खास बात, अगर ये दोनों होमो सैपियंस की अगर हम बात करें, होमो सैपियंस की अगर हम बात करें, अगर ये कंप्यूटराइज होगा, कंप्यूटराइज होगा तो ये इटैलिक नेचर में होगा। किस नेचर में होगा? इटैलिक नेचर में होगा। इटैलिक नेचर में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब ये हैंड रिटन करते हैं तो इन्हें क्या करते हैं? अंडरलाइन किया जाता है। तो इस तरीके से बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कैरोलस लीनियस ने जो दिया था ये चार रूल, और किस तरीके से लिखा जाता है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक और शब्द आता है इसके लिए, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किससे कहते हैं? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में तीन चीजें आती हैं। एक आता है आपका जीनस, दूसरा जो है स्पीशीज, और स्पीशीज के बाद एक और चीज आती है सब स्पीशीज। सब स्पीशीज, ये तीन टर्म आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस। होमो सैपियंस, सैपियंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और दूसरा जो है स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है सैपियंस को, और सब स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सैपियंस को। तो ध्यान रखिएगा, जब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में पूछा जाए तो यहाँ पे तीन ऐसे टर्म को ये डिफाइन करता है। पहला क्या है? होमो है, दूसरा क्या है? स्पीशीज है, और तीसरा जो है सब स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नोमेनक्लेचर के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए कमेटी गठित की गई। कौन कौन सी कमेटी गठित की गई? एक का नाम है ICBN, ICBN, और दूसरा जो है ICZN। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जबकि ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर,
बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में ये प्लांट के लिए की व्यवस्था बनाई गई, और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है एनिमल के लिए, किसके लिए, एनिमल के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई। तो आपको ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। इन्हीं दो कमेटी के द्वारा इंटरनेशनल बेस के आधार पर बनाया गया, और ये जो है क्यों स्थापित किया, कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब भी किसी प्लांट का या किसी एनिमल का आप नामकरण करते हैं तो यह दोबारा नाम नहीं होना चाहिए, और ये एक बार अगर पब्लिश हो जाएगा फिर दोबारा उसी नाम से उस स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कोई नया नाम ही नए स्पीशीज के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रखिएगा कि कैरोलस लीनियस की इनकी सबसे एक फेवरेट बुक थी, कौन सी, 1753 में, 1753 में एक इनकी बुक आई थी, स्पेसीज प्लांटेरम, स्पेसीज स्पेसीज प्लांटेरम। इनकी बहुत ही फेमस जो है मोस्ट पॉपुलर बुक का नाम था स्पेसीज प्लांटरम, और ये 1753 में लॉन्च की गई थी। और इसके जो जन्मदाता थे कौन थे, कैरोलस लिनियस थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी एक और बुक के नाम था, कैरोलस लिनियस की एक और बुक पूछी जाती है, इस बुक का नाम क्या है, याद रखिएगा। इनका नाम था फिलोसोफिया बोटैनिका, रिटन बाय, उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था फिलोसोफिया, फिलोसोफिया बोटैनिका। ये इनकी फेवरेट बुक का नाम था। तो ये भी आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये दो फेवरेट बुक थी खासकर कैरोलस लिनियस की, एक था स्पेसीज प्लांटेरम और दूसरी इनकी जो बुक थी फिलोसोफिया बोटैनिका। भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, रैंक ऑफ कैटेगरी। अगला पॉइंट है रैंक ऑफ कैटेगरी, रैंक ऑफ कैटेगरी। रैंक ऑफ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म है देख लीजिएगा। एक है डिवीजन, डिवीजन के आधार पर, सब डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, फैमिली और सब फैमिली, सब फैमिली। इनके लिए कुछ ऐसे टर्म का यूज किया जाए जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि इसे हम डिवीजन कहें या सब डिवीजन कहें या क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली। और सब फैमिली को पहचानने के लिए क्या क्या शब्द थे, अगर आपको ये समझ में आए कि इंडिंग नेम इनका क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इंडिंग नेम, अगर इंडिंग नेम ये आप देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि इस रैंक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन जब आप देखते हैं तो फाइटा को रिप्रेजेंट करता है, किसको, फाइटा को। ठीक है, सब डिवीजन फाइटेना, फाइटेना आएगा। और जब क्लास की बात की जाएगी तो क्लास में अंतिम जो टर्म है एल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्डर की बात करें तो
चलिए आगे देख लेते हैं। क्लास को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ए एल होगा, क्या होगा, ए एल होगा। ऑर्डर को करेंगे तो एल्स देखने को मिलता है। और जब सब ऑर्डर होगा तो इन ए, इन ए कहा जाता है। और फैमिली होगी तो ए सी ए सी ए। और सब फैमिली जो है ओ डी ए होती है, क्या होती है, ओ डी ए होती है। तो ये ऐसे टर्म थे जो ये बताता है कि रैंक ऑफ कैटेगरी की जो एंडिंग टर्म है, आप इन टर्म, इन स्पेशल टर्म से, इन स्पेशल टर्म से ये पहचाना जा सकता है कि यह कौन किसको बिलोंग करेगा। जब डिवीजन की बात आएगी, जब डिवीजन की बात आएगी तो फाइटा टर्म देखना है। जब सब डिवीजन होगा आएगा तो फाइटना। और क्लास होगा तो ए एल। और ऑर्डर होगा तो एल्स लगा होगा। और सब ऑर्डर लगा हो तो इन्हें लगा होगा। और सब फैमिली होगी तो ए सी ए होगी। और सब फैमिली होगा तो ओडीई फैमिली। ये अगर टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं तो मान के चलिएगा कि आप उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और पहचान पाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, कुछ स्पेशल टर्म जो दिए गए थे, आपको ध्यान रखना है। कुछ स्पेशल टर्म दिए गए हैं और उनकी कौन कौन डिस्कवरी किया गया था, एक लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और 9 टैक्सॉन की डिस्कवरी। टैक्सॉन के बारे में सबसे पहले जो बताया थे एडोल्फ मेयर ने। कौन बताया था, एडोल्फ मेयर ने बताया था 1926 में, 1926 में। सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग लीनियस ने किया था। कौन किया था, लीनियस। लीनियस ने 1926 में भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो टर्म है एपीडी कंडोली, टैक्सोनॉमी के बारे में जो बताए थे एपीडी कंडोली। कौन थे, एपीडी कंडोली थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था 1813 में, ठीक है। फाइलोजिनी टर्म का शब्द लैमार्क ने किया था। फाइलोजिनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, लैमार्क ने किया था। ये क्वेश्चन याद रखना है। फाइलम, फाइलम के बारे में जॉर्ज क्यूबियर ने, क्यूबियर ने सबसे पहले बताया। और क्लास, ऑर्डर के बारे में लीनियस ने, लीनियस ने बताया। और फैमिली, ध्यान रखिएगा, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन सब के लिए जॉन रे ने सबसे पहले बताया था। कौन बताया था, जॉन रे ने, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। टैक्सॉन के बारे में एडोल्फ मेयर थे, सिस्टमैटिक लीनियस, टैक्सोनॉमी कंडोली, फाइलोजेनी लैमार्क, फाइलम क्यूबियर, क्लास ऑर्डर लीनियस और फैमिली जीनस और स्पीसीज को जॉन रे ने बताया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और फिर कल हम लोग मिलेंगे इसके आगे के सेशन में।